फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ही होंगे आप लोग। तो आज सर निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए, आपने कहा सर कि एक बार निफ्टी एनालिसिस कर दीजिए पोजीशंस बनाने के लिए। तो चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ बताने की। तो सर, जैसे मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने आपको बताया था कि हम उस टाइम इस वाले पॉइंट पे थे, इस वाली कैंडल पर, जब आपको काफ़ी विरोधाभास थे सब में कि सर ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तब मैंने आपको बताया था ये इस वाले पॉइंट तक जाएगा, यहाँ तक, उससे थोड़ा सा ऊपर गया एंड उसके बाद नीचे आ गया। तो ये हमारा ए था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी बी हो गई एंड ये हमारी सी है। अब देखिए, अब सर मुझे क्या लगता है, आपका हमेशा ये जानना रहता है कि मुझे क्या लगता है और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे पॉइंट पर, यहाँ पर, ये वाली इस पर। तो आप हमेशा पूछते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं इधर। देखिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में। सर, मेरा बाइंग जोन है वो ये है, 16,700 से लेके 15,900 के बीच में। हालांकि ये इससे नीचे भी जा सकता है, यहाँ तक में भी, ये इधर 15,160 तक पूरी पूरी इसकी आशंका है सर, यहाँ तक जाने की। लेकिन मैं अपनी जो मनी है सर, वो बहुत ही पार्ट्स में डिप्लोट करके इसके अंदर मैं करूँगा, क्योंकि मुझे जैसा अभी तक लग रहा है, मेरे को इस वाले जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के जोन में, ये बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की मार्केट है। ये यहाँ पर आप बाय कीजिए एंड यहाँ पे आप सेल कीजिए, ऐसा ही यहाँ पर होगा। लेकिन सर मेरे लिए यहाँ पे कोई भी गेम नहीं बनती है। मेरे लिए एक्चुअल में गेम स्टार्ट होगी यहाँ पर, इस जगह एक्चुअल में। अब ये पॉइंट 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, मैं यहीं पे अपनी बाय करूंगा। बाकी जो मेरी जो लॉन्ग टर्म की पोजीशंस हैं, जिनको मैंने खत्म नहीं करना है और जिनको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड करके रखना है, उन वाली पोजीशंस में मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो फ्रेश पोजीशंस बनानी है शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, जो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए उन स्टॉक्स के अंदर, तो मैं कुछ शेयर भी करूंगा आपसे, कुछ स्टॉक इस वीडियो में, कि जिनको मैं सोच रहा हूँ अभी लॉन्ग टर्म के लिए और बाय करने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने उनको किया नहीं है। आगे मैं उसके और पोजीशंस बनाऊंगा उन स्टॉक्स के अंदर। तो देखिए सर, अभी सर ये नीचे आने की इसकी पूरी पूरी कोशिश है। यहाँ से एक बार ये यहाँ से बाउंस ले सकता है 17,600, यहाँ से बाउंस लेगा तो ये यहाँ से बाउंस लेगा 17,300 बाउंस लेगा, देन फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेके वापस आएगा ये नीचे। तो एक बार कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक, अब ये वाला जो लेवल था आपका 17,000 के आसपास तक ये आएगा। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर न्यूज़ेस का बर्डन रहा, जैसे कि न्यूज़ेस आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है और बजट हमारा ठीक ठाक नहीं आया है और बजट के बीच में यहीं पे घूमता रहा, लगभग 17,800 से लेकर और 17,300 के बीच में, अगर ये यहाँ तक घूमता रहा इजीली, तो सर आप ये पाएंगे कि बजट के टाइम पे नीचे देके मार देगा, अगर इसके अकॉर्डिंग बजट नहीं आया तो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, कि आप कह रहे हैं नीचे भी आएगा और आप कह रहे हैं यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो सर देखिए, निफ्टी का चाल ऐसी है, ये हमेशा दो सरकमस्टांसेस देते हैं। मुझे तो पता है कि बजट को ये किस तरीके से इसने प्रिडिक्ट किया और अब इसके साथ क्या हो रहा है। तो आप इसे एलियट वेव मान सकते हैं फिलहाल। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सर बजट मेरे को लग रहा है ये जिस हिसाब से इसने एक्सपेक्ट किया था, इसने भी, FIIs ने भी, DIIs भी, जो भी हैं, वो सर उस हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा। ये जो चाल है ना इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 16,000 वाली जो चाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितनी बड़ी रैली है, 1 साल का रिटर्न है सर ये, जो इसने 2-3 महीने में दे दिया। लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में इसने 1 साल का रिटर्न दिया आपको। तो कहीं ना कहीं सर ये डाइल्यूट करता रहेगा अब ये रिटर्न को, इस वाले रिटर्न को। तो अभी हमने करना क्या है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हमने करना क्या है, जो हमारे छोटे ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बनाते हैं और उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वो तो सर यहाँ पर बाय कर सकते हैं और यहाँ पे बेच सकते हैं। हर मूविंग एवरेजेस इसके लिए अब काटना आने वाले टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट बहुत कम लेगा, जैसे कि समझिए रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन सपोर्ट ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसे काटता हुआ आएगा। जैसे आप देखेंगे ये वाली 20 DMA को एकदम ही डिसिसिवली काटता हुआ नीचे आ जाएगा जब, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ये 50 DMA को भी काटने में 2-4 दिन लगा देगा, क्योंकि न्यूज़ इसका फ्लो इस पे बर्डन है। अब भारी तो हो ही गया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफी भारी हो गया था, काफी हल्का ये यहाँ पे हुआ। अब ये न्यूज़ है जो इसके लिए जो चल रही है। ऐसे न्यूज़ के अंदर हमारे शॉर्ट टर्म की, ये ट्रेडर्स की हमने बात कर ली यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म को क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म वाले के लिए।
कि लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे स्टॉक्स के अंदर वो कैसे ग्रैब अप करे और कैसे उस अपॉर्चुनिटीज को वो ले। तो सर उसको इस टाइम का वेट करना चाहिए। अगर ये निफ्टी यहाँ पर नहीं आता है इस जोन में 16,709 15,948, तो कहीं आप पाएंगे ये 17,200 और 16,709 के बीच में ही काफी टाइम तक बिताएगा ये बजट के बाद में। ठीक है सर, तब हमारे पास बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। रहेगा तो सर ये करेक्टिव फेज में ही फिलहाल ये करेक्टिव फेज में ही रहेगा। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये सीधा मुंह उठा के यहां से चलता हुआ चला जाएगा। मे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर ऐसे टाइम पर जब कोई भी मार्केट एक करेक्टिव फेज में आ जाए और आने वाले 2-3 साल के लिए आपको हडल्स नजर आ रहे हो, तो सही टाइम का वेट करें। और ये कुछ सीखना है तो वॉरेन बफेट की बहुत सारी बुक से पढ़िए सर। उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक की जो रैली थी ना सर, उन्होंने वो मिस की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जब दुनिया में किसी के पास पैसा नहीं था तो उनके पास में कितना पैसा वो होल्ड करके बैठे हुए थे, आप ये समझिए। तो अगर ये रैली भी आपसे मिस हो जाती है, मानते हैं सारे एनालिसिस जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर हैं, एनालिटिक्स हैं, जितने भी हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2022 बहुत बुलिश है और ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम मानते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके सामने जो हडल्स हैं, जो हमने पास्ट में देखा है, डेमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखा था, उसके पहले हमने क्रैश के आसपास देखा था 2008, 2007, 2005, 2006। हालांकि ये क्रैश नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप वेट करें तो। नहीं तो आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पर कोई स्टॉक बाय कर लिया, लाइक आपने Naukri.com यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ये इस वाले पॉइंट पे 6800 रुपये का। यहाँ पर आते आते सर आज की डेट में 5500 रुपये का स्टॉक है। 5500 आज तो और गिरा होगा, 5,000 रुपये का स्टॉक हो गया होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वो 5,000 रुपये का स्टॉक है, अब ये और नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आना रुक जाएगा, उसका भाव गिरना रुक जाएगा। लेकिन आप ये देखिए सर, अगर किसी ने उसको यहाँ पे बाय किया है वो तब भी लॉस में है, तो आप अगर आगे 19,000 पे भी कोई स्टॉक बाय करते हैं और वैल्यूएशन वाइज वो बहुत ज्यादा हैवी हो रखा है, तो सर उसका क्या होगा फिर। आप विप्रो की हालत देख लीजिए, आपके सामने है। Naukri.com की हालत देख लीजिए, डिवीज लैब की हालत देख लीजिए। अब हमने करना क्या है, मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, उन स्टॉक्स को लेने की कोशिश कीजिएगा अगर अच्छे लेवल पे आपको वो अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहला स्टॉक है सर उसमें डिवीज लैब। ये जो डिवीज लैब है ये, और मैं इस पे आपको एक लाइन लगा देता हूँ कि किस रेट के भाव के नीचे आपको इसको बाय करना है। सर ये आपको 4235 और 3873, ये वाला, ये इस पॉइंट के नीचे नीचे सर इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना आप जब ये स्टॉक यहाँ पर आपको दिखाई दे। बहुत बढ़िया स्टॉक है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, आने वाले 2-3 साल 4 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस रेट पे इसको बाय किया तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से होगी 2-3 सालों के लिए। लेकिन अगर इससे ऊपर आप बाय करते तो 5-7% का डिफरेंस पड़ेगा उस रेट में। बाय तो आप अभी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इसको यहाँ पे बाय करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकेंगे इससे, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैं आपको और बता देता हूँ, लाल पैथ लैब। ये फिलहाल फार्मा में, आप कहते हैं ना सर स्टॉक्स नहीं बताते आप, मैं थोड़े से स्टॉक्स आपको बता दूं जिसमें आप थोड़े ठीक से रह सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं कैलकुलेटर में इसका जरा देख लूं। ये रही, ये रहा। इस वाली रेंज में सर आप इसको बाय कर लीजिएगा, 3026 से लेके 2771 की रेंज में बहुत अच्छा स्टॉक बन जाएगा आपके लिए। दूसरा स्टॉक एशियन पेंट, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे को कहा था ना सर थोड़ी सी वैसी थीम दीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये रहा एशियन पेंट, इससे नीचे बाइंग करने लग जाना सर इस स्टॉक में, हालांकि यहां तक जाएगा नहीं,
लेकिन कुछ नहीं कह सकते सर इस मार्केट का, ठीक है। इस लेवल से नीचे इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर देना, आप लोग एक्यूमुलेशन करने लग जाना, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने तो इसे 2531 पहुंचा दिया। मैं कह रहा हूँ सर अगर हडल बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गए तो कहीं ये लेवल आपको देखने को ना मिल जाए। अब सोचिए एशियन पेंट जैसे स्टॉक में अगर आपको ये लेवल दिखना मिल सकता है तो बाकी स्टॉक्स की क्या हालत होगी। अब आ जाते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि आप हमेशा पूछते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा, आपने कहा है कि आप बुलिश हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या करना चाहिए। तो सर मैं बुलिश इस वजह से हूं कि पिछली 3 अनाउंसमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सर बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, और हम काफ़ी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अभी तक वो काम कुछ भी हुए नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। मुझे कहीं लग रहा है कहीं काफ़ी टाइम से इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो साइकिल थी वो बिल्कुल भी नहीं चली थी।